जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 7 फेरों वाली सीरीज का 2.0 का अध्ययन करेंगे लोग, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं लोग इसका एपिसोड 1 का टॉपिक हम लोग का आज कराने वाला है जनगणना 2011। यहाँ पे जनसंख्या नहीं होना चाहिए, जनगणना 2011 रहना चाहिए। जनसंख्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। किस विषय का सूची है जनसंख्या? तो समवर्ती सूची का। और वहीं जनगणना की बात किया जाए तो जनगणना भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय आपका जनगणना हो जाएगा और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। उसे मेरे हिसाब से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समवर्ती सूची पे भी कानून केंद्र सरकार बनाती है और संघ सूची पे भी कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त यानी कि जनगणना आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली थे। वर्ष 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका ध्येय वाक्य था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है 2011 के हिसाब से? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। वहीं ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय यहाँ पे घट गई थी, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका नागालैंड हो जाएगा। जनसंख्या का महान विभाजक काल कब देखने को मिलता है? तो 1911 से लेकर 1921 तक के यह जनसंख्या का महान विभाजक काल देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं प्रमुख अनुच्छेद 129 को देखते हैं लोग। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्चतम न्यायालय क्या है? तो यह एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 129 में की गई है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि हाई कोर्ट की शक्ति होती है कुछ रीट निकालने की। किससे अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में किया गया है। इनका कार्यकाल यानी कि सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी कि अगर जो पहले हो जाए, अगर 65 वर्ष की आयु हो जाए तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और 65 वर्ष से कम है तो 6 वर्ष की अवधि इनकी कार्यकाल होती है। सीएजी का वेतन संचित निधि द्वारा दिया जाता है। जो सीएजी का वेतन होता है किस निधि द्वारा दिया जाता है? तो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। संचित निधि का उल्लेख भारत के अनुच्छेद 266 में किया गया है। किसमें है संचित निधि का उल्लेख? तो संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जो महान्यायवादी होते हैं उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। उसके बाद है महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी कि जो महाधिवक्ता होते हैं उनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है जल संधियों को देखते हैं लोग। तो सबसे पहला है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, यह जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किसे? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाब अलमंडेव संधि, यह जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। किससे? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अलमंडेव जल संधि। इस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। उसके बाद है अगला स्वेज नहर। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर। यह नहर मिस्र देश के अधीन है। किस देश के अधीन है? तो मिस्र देश के अधीन है। लाल हरा व नीला प्राथमिक रंग है और इन तीनों को मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? इन तीनों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। लाल, हरा और नीला तीनों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है।
उसके बाद ये अगला टॉपिक देखते हैं लोग समस्थानिक। समस्थानिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अगला है थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के लिए आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है पलायन वेग। पलायन वेग को देखते हैं, वह न्यूनतम वेग जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए या वापस पृथ्वी पर ना गिरे, पलायन वेग कहलाता है। यानी कि पलायन वेग का मतलब क्या होता है कि इतनी स्पीड से किसी वस्तु को, यानी कि यह पृथ्वी हो गया और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है वह क्षेत्र, यानी कि किसी वस्तु को इतनी स्पीड से फेंका जाए कि यह जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, तो वह कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह वापस नहीं आएगी, यानी कि वह पृथ्वी को पार कर जाएगी और वह अंतरिक्ष में चली जाएगी। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद अगला टॉपिक है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, तो एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। इनका कार्य सोने के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, यानी कि इनका उपयोग जो एक्वा रेजिया होते हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सोने के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। अम्लीय वर्षा को क्या कहा जाता है, तो इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.4 होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो 5.4 होता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं लोग। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भटकर हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। कौन था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो परम 8000 था। इसे वर्ष 1991 में विकसित किया गया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। कौन है, एरावत है। मानव कंप्यूटर के नाम से शकुंतला देवी प्रसिद्ध है। मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो शकुंतला देवी प्रसिद्ध हैं। और ये क्या थी, शकुंतला देवी, तो यह गणितज्ञ थी। उसके बाद अगला टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन 1992। यह कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, तो यह 1992 में हुआ था। इस संविधान संशोधन को भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस संविधान के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया। यह पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय, यानी कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसे संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया। इसे संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। किससे, संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्यों के विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद अवस्थित, यानी कि अगर राज्यों की विधानमंडल की बात किया जाए तो उसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, तो राज्यपाल सम्मिलित होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद अवस्थित हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया गया है। यानी कि विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 168 में किया गया है। विधान परिषद 6 राज्यों में है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। जो लाल कुर्ती दल है इसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को, यह कहाँ पे है, तो यह अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद है सेला सुरंग के बारे में देखते हैं लोग। विश्व की सबसे लंबी द्विमार्गीय सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ पे है सेला सुरंग, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह सुरंग तवांग शहर को गुवाहाटी से जोड़ती है। किससे, तवांग शहर को गुवाहाटी से जोड़ती है। उसके बाद है अटल सुरंग, इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है।
इसे सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। उसके बाद कुछ यहाँ पे कृषि से संबंधित क्रांतियाँ दिया गया है और वह क्रांतियाँ किससे संबंधित थी? तो मत्स्य उत्पादन, जो नीली क्रांति थी, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी। रजत क्रांति यह अंडा उत्पादन से संबंधित थी। वहीं पीली क्रांति की बात किया जाए तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और मसाला उत्पादन बादामी क्रांति किससे संबंधित थी? तो मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा या मछली उत्पादन से संबंधित थी गुलाबी क्रांति। दुग्ध उत्पादन यह श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। अमृत क्रांति यह नदी जोड़ो उत्पादन से संबंधित थी, नदी जोड़ो उत्पादन। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख दर्रों को देखते हैं लोग। तो लेपू लेक एक तरफ दर्रा दिया गया है और वह दर्रा किस राज्य में स्थित है उसको देखते हैं लोग। तो देखते हैं लोग कि लेपू लेक दर्रा कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है। माना दर्रा यह भी उत्तराखंड में है। लेपू लेक और माना दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जिलेपला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा यह कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। तुजू दर्रा मणिपुर में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ओमलिगला दर्रा यह लद्दाख में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं लोग कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह को जोड़ता है। यह लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पे? तो यह लद्दाख में स्थित है। बनिहाल दर्रा के बारे में देखते हैं लोग। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इससे दर्रे में जौहर सुरंग स्थित है, यानी कि बनिहाल दर्रा में ही जौहर सुरंग का निर्माण किया गया है। विश्व अगला टॉपिक है बसंत विषु कब होता है? तो 21 मार्च को होता है। शीत विषु 23 सितंबर को होता है। विषु के समय पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि बराबर होती है। जब विषु होता है तो दिन व रात की अवधि क्या होती है? तो बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखते हैं लोग। 9 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 2 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 फरवरी को। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। 3 मार्च को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 मार्च। 8 मार्च यह इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो 8 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 20 मार्च विश्व खुशहाली दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व जल दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व योग दिवस से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं 29 जुलाई की बात की जाए तो विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस। 9 अगस्त को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व आदि दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन व विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस
यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर, नवाचार दिवस 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यह 5 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, सुशासन दिवस यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार हम लोग का एपिसोड 1 समाप्त हुआ और एपिसोड 2 की तरफ देखते हैं लोग। एपिसोड 2 का अध्ययन करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कोयला। कोयले को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कोयले को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 भागों में। पहला है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला के बारे में देखते हैं लोग। यह सर्वश्रेष्ठ कोयला है। यह जो होता है एंथ्रेसाइट कोयला, यह सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 95% होती है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है एंथ्रेसाइट कोयला में? तो 95% तक होती है। बिटुमिनस कोयला यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला के बारे में नहीं दिया गया है। अब पीट कोयला के बारे में देखते हैं लोग। यह सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। जो पीट कोयला होता है वह सबसे खराब किस्म का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 20 से 25% तक होती है। उसके बाद अगला टॉपिक है धातुएं, यानी कि मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में देखते हैं लोग। लोहा निकल क्रोमियम धातु के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। तांबा व जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है कि यानी कि पीतल किससे धातु का पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा व जिंक का यानी कि मिलने से पीतल बनाया जाता है और इसका ट्रिक दिया गया है पिताजी। पी से हो जाएगा आपका पीतल और ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक, यानी कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का। तांबा व टीन के मिलने से कांसा का निर्माण होता है। तांबा जास्ता व निकल के मिलने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जर्मन सिल्वर में क्या सिल्वर पाया जाता है? तो इसमें नहीं पाया जाता है। तांबा जास्ता और निकल के मिलने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। टीन और लेड यानी कि सीसा, टीन और लेड के मिलने से सोल्डर यानी कि टांका का निर्माण होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं लोग कि कौन सा उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे कुछ यानी कि जब इस बुक का PDF हम बना रहे थे तो PDF बनाते टाइम में कुछ एरर हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पे है यह टाइपिंग नोट्स नहीं है कि एरर फ्री होगा, यह हैंड राइटिंग नोट्स है। तो सबका हैंड राइटिंग सब कोई नहीं पढ़ सकता है, तो कुछ गलतियाँ इस वीडियो में होगी, उसके लिए मैं आप लोग से सॉरी। आपके पास अगर बुक होगा तो आप अपनी बुक से उस गलती को सुधार करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं कि जो यह राइटिंग लिखा गया है उसे हम आसानी से पढ़ें। उसके बाद ये अगला टॉपिक है कोशिका को देखते हैं लोग। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। तारक काय केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पर्यावरण आंदोलन उसके बाद अगला टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन। चिपको आंदोलन या उत्तराखंड यानी कि चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड में। और किसके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और यह आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन यह इसका नेतृत्व मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया था 1950 ईस्वी में। खेजड़ली आंदोलन यह राजस्थान में हुआ था और इसका नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा 1730 ईस्वी में किया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया था। मलाला यूसुफजई कहाँ की थी? तो पाकिस्तान की।
चिपको आंदोलन को कर्नाटक में एपिको आंदोलन कहा जाता है। रोग व कारक, एक तरफ रोग दिया गया है और उस रोग को यानी कि किससे, कौन से कारक के कारण होते हैं, कौन से वाहक होते हैं। तो सबसे पहले होता है टाइफाइड, रोग है टाइफाइड को देखते हैं। उसका कारक क्या होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। तपेदिक या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण तपेदिक या क्षय रोग होता है। टीटेनस का कारक क्या होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी के कारण टीटेनस नामक रोग होता है। डिप्थीरिया कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी कारण डिप्थीरिया नामक रोग होता है। चेचक बेरियोला वायरस के कारण चेचक हो जाता है। छोटी चेचक वेरिसोला वायरस के कारण छोटी चेचक हो जाता है। एड्स रिट्रो वायरस, इसका कारक कौन सा होता है एड्स का, तो रिट्रो वायरस के कारण एड्स हो जाता है। अब हम लोग का एपिसोड 3 शुरू होता है। अब एपिसोड 3 को देखते हैं लोग। परिकिरणन, स्कैटरिंग क्या होता है, तो आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की ललिमा परिकिरणन के कारण होती है। स्मॉग क्या होता है, तो स्मोक प्लस फॉग मिलकर स्मोक का निर्माण होता है। धुआं और कोहरे के मिश्रण को स्मॉग कहा जाता है। यह वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। यह किसको बढ़ावा देता है, तो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है समस्थानिक। एक तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक के समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो 3 समस्थानिक हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। रेडियम की खोज वर्ष 1902 में पियरे और मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। फिर से अगला टॉपिक आता है हम लोग का कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी कहते हैं। कोशिका का शक्तिगिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका में राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का परिवहन अंग अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। उसके बाद अगला टॉपिक है नाभिकीय रिएक्टर के बारे में देखते हैं लोग। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। इसमें नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैडमियम का। इसमें मंदक के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है कि मंदक यहाँ से पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट व भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो डीटीओ भारी जल का सूत्र होता है। तो इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट व भारी जल का उपयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश चीन है और इस कृत्रिम सूर्य का नाम क्या है, तो ईस्ट है। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो चीन है और इसे कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सूरज का नाम क्या है, तो ईस्ट है। पीएच पैमाने की खोज पीटर सोरेनसन ने की थी। पीएच पैमाने की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पीटर सोरेनसन के द्वारा की गई थी। किडनी की पथरी में कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। किडनी की पथरी में क्या होता है, तो यानी कि कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण ही किडनी की पथरी का निर्माण होता है। उसके बाद है अगला टॉपिक हार्मोन। नर हार्मोन का नाम क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। वहीं मादा हार्मोन का बात किया जाए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन या मादा हार्मोन होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन में मदद करते हैं। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं वह स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन में मदद करता है। उसके बाद ही अगला टॉपिक है भू-स्थिर कक्षा पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह कक्षा पृथ्वी के सापेक्ष स्थित है। भू-स्थिर कक्षा में घूमने वाला उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करता है। गहराई को मापने की इकाई फेदोमीटर है। गहराई को मापने की इकाई क्या होती है, तो फेदोमीटर होती है। पेड़ों की आयु का पता लगाने की पद्धति को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है।
खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सेब यानी कि एप्पल में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। टेंडन, यह हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। यह टेंडन किसे जोड़ता है? तो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। इसे ऐसे इस ट्रिक के हिसाब से इसे याद रखा जा सकता है। तो टेंडन, टी से आपका हो जाएगा टेंडन, और बी से हो जाएगा बोन, और एम से हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू यानी कि मांसपेशी। तो TBM इसका टेंडन यानी टेंडन का ट्रिक हो जाएगा TBM। और वहीं लिगामेंट की बात किया जाए तो LBB इसका लिगामेंट का ट्रिक हो जाएगा। तो जो लिगामेंट होता है वह हड्डियों को जोड़ता है। यहाँ पे दिया गया है BB, यानी कि ये भी ट्रिक एक तरह से ठीक है, लेकिन इसमें लिगामेंट नहीं आ पाएगा। तो BB क्या हो जाएगा? बोन को जोड़ता है। उसके बाद देखते हैं लोग हीमोफीलिया क्या होता है? तो यह एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? तो इसे शाही रोग भी कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है या रक्त का थक्का नहीं जमता है। उसके बाद अगला टॉपिक है विटामिन और उसके वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन B5 का। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन हो जाएगा। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। वहीं विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन है। पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और इसको किरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो किरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओसियम सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओसियम हो जाएगी। और हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केवेंडिश के द्वारा की गई थी। अगला टॉपिक है तापमान। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना -40 डिग्री तापमान पर बराबर होते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से तापमान पर होता है। सॉरी, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। पानी का माइनस नहीं होना चाहिए, 4 ही होगा। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। और इसको यानी कि 4 डिग्री को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है तो कितना होता है? तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं लोग। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कुल सदस्य देश यानी कि इसके अंतर्गत कितने सदस्य देश हैं? तो 193। कुल अंग, इसके कितने अंग हैं? तो 5 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब किसके अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनी जाने वाली प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी। और यह विजय लक्ष्मी क्या थी? तो भारत की थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, भारत की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और यह कहाँ पे अहमदाबाद है? तो गुजरात में स्थित है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। वहीं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, तमिलनाडु। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। मुंबई कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला टॉपिक है ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में दिया गया था। अभी जो इसका नाम है यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम यानी कि पहले इसका नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला S विजय लक्ष्मी थी। कौन थी? S विजय लक्ष्मी थी, भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला।
हिमाद्री अनुसंधान केंद्र यह भारत का पहला अस्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। इसका उद्घाटन वर्ष 2008 में हुआ था। कब हुआ था इसका उद्घाटन? तो वर्ष 2008 में हुआ था। भारत के अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री मैत्री व भारती नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारती वर्ष 2013 यानी कि जो भारती अनुसंधान केंद्र है इसे वर्ष 2013 में वहाँ पे स्थापित किया गया था और यह सबसे नवीन केंद्र है। पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उच्चतम नागरिक पुरस्कार का क्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुरस्कार की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा दिए जाने सबसे उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण के बाद पद्मश्री। अगला टॉपिक है नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, चीन व भूटान देशों से लगती है। सिक्किम राज्य की सीमा किन देशों से लगती है? तो नेपाल, चीन व भूटान देशों से लगती है। यहाँ पे हम लोग का एपिसोड 3 समाप्त हुआ और एपिसोड 4 को देखते हैं लोग। एपिसोड 4 का अध्ययन करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हिमालय की श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। एक यहाँ पे ट्रिक दिया गया है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भी कौन श्रेणी आती है? तो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी है। इसका ट्रिक क्या है? कलेजा क से हो जाएगा काराकोरम, ले से हो जाएगा ल से हो जाएगा लद्दाख और ज से हो जाएगा जास्कर। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी स्थित है। जो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी है वह किस हिमालय में स्थित है? तो यह ट्रांस हिमालय में है। गॉडविन ऑस्टिन इसे K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8611 मीटर ऊंची है। गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है। 8586 मीटर है। भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नेपाल में महान हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट है। यानी कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। और किस हिमालय में है? तो यह महान हिमालय में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो कलिंग के राजा खारवेल से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। अगला टॉपिक है अयस्क। एक तरफ धातु दिया गया है और दूसरी तरफ है अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, चांदी का अयस्क अर्जेटाइट, सीसा का अयस्क गैलेना। सीसा का अयस्क क्या होता है? तो चांदी का हो जाएगा आपका अर्जेंटाइट हो जाएगा और लोहा का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नीज का अयस्क पाइरोलुसाइट और मैग्नाइट, इसका अयस्क हो जाएगा मैग्नीज का। अगला टॉपिक है संगठनों के मुख्यालय। एक तरफ संगठन दिया गया है और उसका मुख्यालय दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला, फिलीपींस में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, USA में है। दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से राजवंश थे? तो सबसे पहला गुलाम वंश, जो कितने वर्षों तक शासन किया था? तो लगभग 1206 से लेकर 1290 तक का शासन किया था। खिलजी वंश, उसके बाद खिलजी वंश से शासन करता है। तो खिलजी वंश का शासन काल लगभग 1290 से लेकर 1320 तक रहा था।
उसके बाद ये तुगलक वंश, उसके बाद ये तुगलक वंश का शासन होता है और तुगलक वंश से लगभग 1320 से लेकर 1414 तक शासन करता है। सैयद वंश, सैयद वंश का शासनकाल लगभग 1441 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा था। लोधी वंश का शासनकाल लगभग 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। और यह दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश कौन थे? तो लोधी वंश था। खिलजी गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। और सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिजर खान था। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। यहाँ पे इसको याद रखने की ट्रिक दिया गया है। तो ट्रिक का नाम है गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से हो जाएगा यानी कि गुलाम वंश हो जाएगा आपका गुलाब से, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, और तो से हो जाएगा तुगलक वंश, शू से हो जाएगा सॉरी यहाँ पे सुगंध यानी कि शू से हो जाएगा आपका सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोधी वंश। स्टॉक एक्सचेंज, अगला टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। एनएसई की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। भारत में शेयर मार्केट सेबी के नियंत्रण में कार्य करता है। जो भारत में शेयर मार्केट है वह किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो सेबी के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 को वैधानिक रूप से हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी के मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है प्रमुख समितियाँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि ये समिति किससे संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नरसिम समिति। यह किससे संबंधित थी? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। माधव गढ़किल समिति पश्चिमी घाट, ये इंपॉर्टेंट है। माधव गढ़किल समिति का संबंध किससे है? तो पश्चिमी घाट से, यानी कि पश्चिमी घाट का संरक्षण से संबंधित है। विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित थी। रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। रंगराजन समिति का संबंध गरीबी से है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध भी गरीबी से है, यानी कि रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। शिवरमन समिति का संबंध नाबार्ड की स्थापना से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। संथानम समिति का संबंध सतर्कता आयोग की स्थापना से है। वहीं भगवती समिति की बात की जाए तो भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भगवती समिति का संबंध किससे है? तो बेरोजगारी से। कस्तूरी रंजन समिति का संबंध शिक्षा से है। और कौन सी शिक्षा? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लाई गई थी? तो 2020 में लाई गई थी। इसे कब लाई गई थी? तो 2020 में लाई गई थी। खुसरो समिति का संबंध कृषि ऋण प्रणाली से है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है जल परियोजना। और यह जल परियोजना किस नदी पे बनाई गई है और यह परियोजना किस राज्य में है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। फरक्का परियोजना गंगा नदी पे है, पश्चिम बंगाल में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है, उड़ीसा में। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पे है, गुजरात में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पे बनाई गई और यह कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये अगला टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना। प्रति वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्षा की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, दूध से मक्खन बनाना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस पर आधारित होता है? तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है शिक्षा के बारे में देखते हैं लोग। शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का ए में और 51 का ए यानी कि मूल कर्तव्यों में किया गया है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। जो शिक्षा है वह किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई राइट टू एजुकेशन बनाया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसे कब लागू किया गया? तो
1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, यानी कि वर्ष 2009 में ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस नीति ने वर्ष 1986 की शिक्षा नीति की जगह ली। जो यह नीति लाई गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यह किस शिक्षा नीति की जगह ली? तो वर्ष 1986 की शिक्षा नीति की जगह ली। इस शिक्षा नीति का मसौदा कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार किया था। इस शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा को 4 चरण में बांटा था। कितने चरण में बांटा था? तो 4 चरणों में बांटा था। 5+3+3+4 यह चरण है। इस नीति को देश में 29 जुलाई 2020 से लागू किया गया। इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। इसे यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। उसके बाद एपिसोड 5 को देखते हैं लोग। एपिसोड 5 जिसमें सबसे पहला टॉपिक है पौधे। हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफिल भी कहा जाता है। हरित लवक पौधों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। पौधे उत्पादक व स्वपोषी होते हैं। टमाटर में लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है, यानी कि टमाटर में जो लाल रंग होता है वह किस वर्णक के कारण होता है? तो लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जाइलम का कार्य जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम का कार्य पत्तियों के द्वारा भोजन का परिवहन करना है। जाइलम व फ्लोएम पादप ऊतक हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन है? तो इनेमल है, जो दांतों की बाहरी परत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। यकृत, लीवर मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन सा अंग है? तो यकृत या लीवर, इसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। इन सारी हार्मोनों का स्रावन कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए के बारे में देखते हो ना। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में की थी। लेकिन डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स की संरचना की खोज वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने की थी। डीएनए की डबल हेलिक्स की संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वाटसन या फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। और डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेडरिक मीसर के द्वारा की गई थी। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है। जो डीएनए होता है वह किसका एक बहुलक होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होता है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक के पाए जाते हैं। पहला एडेनिन, ग्वानिन और तीसरा थाइमिन और चौथा साइटोसिन। और ये एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसका ट्रिक है ATGC। और ये ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। मनुष्य में 12 जोड़ी काई के गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी काई के गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 12 जोड़ी। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी काई के गुणसूत्र व 1 जोड़ी लैंगिक के गुणसूत्र होते हैं। अगला टॉपिक है परिवार नियोजन। पुरुषों में नसबंदी को वैस्कोटॉमी कहा जाता है। पुरुषों में जो नसबंदी किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वैस्कोटॉमी कहा जाता है। महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबोकोटॉमी कहा जाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। यानी कि मस्तिष्क कोशिका जो न्यूरॉन है इसमें सबसे कम सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है।
प्रमस्तिष्क सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। हाइपोथैलेमस का कार्य भावनाओं को नियंत्रित करना, भूख प्यास को नियंत्रित करना और तापमान को नियंत्रित करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि तापमान किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना और डीएनए से आनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल, यहाँ पे कार्यकाल नहीं होगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लगभग 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। इसका कार्य शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना किसका कार्य होता है? तो आरबीसी का। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है वह ऑक्सीजन युक्त होता है जबकि अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित होता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है मानव हृदय के बारे में देखते हैं लोग। मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 कोष्ठक या कोष्ठ होते हैं। रक्त दाब का मापन किससे किया जाता है? तो स्फिग्नो मैनोमीटर से किया जाता है रक्त का दाब का मापन। साइनो आर्टरियल नोड को पेसमेकर कहा जाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है किडनी के बारे में देखते हैं लोग। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी अंग के खराब होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। अगर किडनी खराब हो जाती है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम, जो मूत्र का पीला रंग होता है वह किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आती है। यानी कि अगर के सार्वजनिक शौचालय है वहाँ पे जो गंध आती है वह किस गैस के कारण आती है या किस तत्व के कारण आती है? तो अमोनिया के कारण वह गंध आती है। उसके बाद ये अगला टॉपिक देखते हैं लोग श्वसन तंत्र की मूल इकाई एलियोली या कूपिका होती है। अस्थमा, न्यूमोनिया, सिलिकोसिस श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्थमा, न्यूमोनिया और सिलिकोसिस जो रोग होते हैं वह किस तंत्र से संबंधित रोग हैं? तो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हड्डियाँ शरीर की कठोर संरचना होती है जो प्रोटीन व खनिज लवणों से बनती हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या वयस्क की तुलना में अधिक होती है। यानी कि लगभग नवजात शिशु में हड्डियों की बात किया जाए तो लगभग इनमें 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो 80। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कहाँ पाई जाती है? तो जांघ की हड्डी होती है। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और यह कान की हड्डी है। कहाँ पाई जाती है? तो कान की हड्डी स्टेपिज है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है रोग और संबंध। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासी और कोर हो जाता है। क्वासी और कोर का संबंध किससे से है? तो प्रोटीन से। डायबिटीज का संबंध अग्नाशय ग्रंथि से होता है। मिनी माता यानी कि मिनी माता का संबंध किससे है? तो पारा से है। बुली बेबी रोग का संबंध किससे है? तो नाइट्रेट से है। तने का रूपांतरण यानी कि तने की पहचान करना है। यहाँ पे और ट्रिक दिया गया है कि तनों का रूपांतरण किसमें हो जाता है? तो हल्दी क्या है? तो यह एक प्रकार का तना है। और अदरक भी तना है। केसर और आलू और प्याज ये सब क्या है? तो यह तने हैं। यहाँ पे ट्रिक है, हद कर दी आपने। अवतल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। उत्तर लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए किया जाता है और इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है।
औतल निकट, यानी कि यहाँ पे ट्रिक दिया गया है कि औतल यहाँ पे 4 अक्षर है और यानी कि बड़ा बड़ा का इलाज करता है। जैसे निकट है तो ये भी बड़ा है, दूर से तो बड़ा है निकट, तो निकट और औतल इसके साथ आ जाएंगे। और औतल को कॉन्केव कहा जाता है। उतल इसमें तीन अक्षर है और दूर में भी 2 अक्षर है, तो ये छोटा छोटा हो गया और इसे उतल को कॉन्वेक्स से कहा जाता है। उसके बाद हम लोग एपिसोड नंबर 6 देखते हैं। लोग एपिसोड नंबर 6, शहर और संबंधित। शहर यानी कि कौन सा शहर किस से संबंधित है, तो नेपा नगर। नेपा नगर कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश में है। और नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला यह उड़ीसा में है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पुंगा घाटी यह लद्दाख में है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। सूरत गुजरात में है, हीरे तराशने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बैंक के नोट प्रिंटिंग प्रेस केंद्र 4 स्थानों पे हैं। सबसे पहला देवास है, यह मध्य प्रदेश में है। देवास कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश। नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, सोलबनी पश्चिम बंगाल में। अनुसंधान केंद्र, अगला टॉपिक है अनुसंधान केंद्र के बारे में देखते हैं लोग। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसमें सबसे पहला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके संस्थापक कौन थे इसरो के, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। उसके बाद अगला टॉपिक है अभियान देखते हैं लोग। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अभियान था यह 1984 में चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था, तो स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है, वह हरमंदिर साहिब, ये भी अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर और हरमंदिर साहिब में आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। और कब चलाया गया था, तो 1984 ईस्वी में। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी, यह लद्दाख में है नुब्रा घाटी। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन था, यह ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था। इसके तहत हैदराबाद रियासत को भारत का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद है ऑपरेशन ऑल आउट इसे 2017 में चलाया गया था। जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया यह अभियान था। ऑपरेशन ब्रह्मा इसे 2025 में चलाया गया था। म्यांमार व थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। उसके बाद अगला टॉपिक है अम्ल व क्षार के बारे में देखते हैं लोग। अम्ल का स्वाद खट्टा व क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। पीएच पैमाना 7 से कम होने पर अम्ल तथा 7 से अधिक होने पर क्षार होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा ही होता है। पेड़ पौधे उत्पादक व स्वपोषी होते हैं, जबकि जंतु यानी कि जीव जंतु परपोषी व उपभोक्ता होते हैं। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वर्ष 2002 में पारित किया गया था। उसके बाद अगला टॉपिक है रसायनों के नाम एक तरफ दिया गया है तो और एक तरफ उसका रासायनिक सूत्र दिया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड इसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, और इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जानते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र तो CaSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है शर्करा के बारे में देखते हैं लोग। ग्लैक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। मस्तिष्क की शर्करा किसे कहा जाता है, तो ग्लैक्टोज को कहा जाता है। ग्लूकोज को रक्त की शर्करा कहा जाता है। लैक्टोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा व शहद की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहा जाता है।
अगला टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश से आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश जो था वह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उसके बाद अगला टॉपिक है भौतिक स्थल आकृतियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम उत्तरी विशाल मैदान का। तो जो भावर प्रदेश होता है वह नदियों का विलुप्त होना यहीं पे होता है। तराई दलदली भाग होता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। और डेल्टा क्या होता है? तो नदियों का अंतिम मुहाना समुद्र के किनारा पे यह होता है और यह डेल्टा वहीं पे इनका निर्माण भी होता है। 2.0 सीरीज का अभी हम लोग ये अंतिम एपिसोड का अध्ययन करेंगे लोग, यानी कि एपिसोड नंबर 7। यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। LAN का लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म होता है। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। LED की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट से इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट है। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट से इंटरफेस। RTGC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरीज बस होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद अगला टॉपिक है मिसाइल के बारे में देखते हैं लोग। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP 26 जुलाई 1983 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था। किसे? IGMDP को शुरू किया गया था 1983 में। और किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। इससे कार्यक्रम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इससे कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, नाग, आकाश मिसाइलों का विकास किया गया। और इसका ट्रिक दिया गया है पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि और नाग आकाश मिसाइलों का ट्रिक यहाँ पे दिया गया है पटना। P से हो जाएगा आपका पृथ्वी, A से हो जाएगा अग्नि, T से हो जाएगा त्रिशूल, N से हो जाएगा नाग और A से हो जाएगा आपका आकाश। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय है। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो निर्भय है। ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह किस प्रकार की मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसके बाद अगला टॉपिक है वेद के बारे में देखते हैं लोग। एक तरफ वेद दिया गया है और उसके उपवेद के रचनाकार कौन थे? तो ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? तो आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरि थे। यजुर्वेद का उपवेद का नाम धनुर्वेद है और इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्वेद है। सामवेद का उपवेद का नाम क्या है? तो गंधर्वेद है और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। अथर्वेद के उपवेद का नाम शिल्पवेद है और इसके रचनाकार विश्वकर्मा थे। कौन थे? विश्वकर्मा थे। उसके बाद अगला टॉपिक है ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है जिनका उपयोग चमगादड़ करती हैं। प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग किसके द्वारा की जाती है? तो चमगादड़ के द्वारा। वायु प्रदूषण का संबंध लाइकेन से है। कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी व शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है जैव विविधता अधिनियम वर्ष से 2002 में पारित किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा के पास और सबसे कम ध्रुवों पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विषुवत रेखा पर। और सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ध्रुवों पर पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षावन जो ब्राजील में है, अमेजन वर्षावन में पाई जाती है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है।
भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में कितने विविधता हॉटस्पॉट हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं तो 4 हैं। सबसे पहला है पश्चिमी घाट, उसके बाद है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है सुंदरलैंड और चौथा है उत्तरी पूर्वी हिमालय। उसके बाद अगला टॉपिक है मृदा। सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा काली मृदा है। इस मृदा को रेगूर मृदा या कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? तो रेगूर मृदा और कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पीट मृदा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। चर्नोजम मृदा को पृथ्वी काली मृदा कहा जाता है। पृथ्वी काली मृदा किस मृदा को कहा जाता है? तो चर्नोजम मृदा को कहा जाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है अपवर्तन और परावर्तन है। अगला टॉपिक का नाम क्या है? अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपनी दिशा बदलता है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है। प्रकाश की सबसे अधिक गति कहाँ पे होती है? तो निर्वात में होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो ठोस में होती है। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तु का मुड़ा दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना और मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद अगला टॉपिक है विश्व के महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है। इसे माउंट देनाली भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यानी कि सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है स्थापत्य कला की शैलियाँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं नागर शैली। यह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। इस शैली के प्रमुख मंदिर यानी कि ये नागर शैली में बने प्रमुख मंदिरों को देखते हैं लोग। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर को। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर मारू गुर्जर शैली, यह किस शैली में निर्मित है? तो मारू गुर्जर शैली में स्थित है। खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली व नागर शैली में बना है। किस शैली में? तो पंचायतन और नागर यानी कि दोनों शैलियों का मिश्रण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह उत्तर प्रदेश और ललितपुर में स्थित है। कहाँ पे? तो ललितपुर में। द्राविड़ शैली यह दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली है। इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, एरावतेश्वर मंदिर यह भी तमिलनाडु में है। बेसर शैली में निर्मित होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? तो चारबाग शैली में बना हुआ है। उसके बाद अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। यह जो जातक कथा है यह पुस्तक का नाम है और यह पुस्तक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा यानी कि कहानी दी गई है। हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। इनका निर्माण चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। यानी कि हीनयान और महायान शाखा का निर्माण किससे? बौद्ध संगीति में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति में किया गया था। उसके बाद है जैन धर्म। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं? तो 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र क्या है? तो यह एक
रचना है और यह कौन सा ग्रंथ है, यानी कि ग्रंथ है कल्पसूत्र और जैन ग्रंथ है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। इस प्रकार हम लोग का 7 फेरों वाली सीरीज का 2.0 समाप्त होता है और इसके बाद एक ही वीडियो में 3.0 का अध्ययन और रिवीजन करेंगे लोग।